आओ देखो कूलाम स्लो पे आते हैं। सुनो, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास आवेश यानी कि चार्ज टू टाइप्स के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझो, अगर आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव है और निगेटिव निगेटिव है, इट मींस दोनों एक जैसे हैं। अगर दोनों एक जैसे हैं तो क्या होगा, हमारा रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, अगर एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस, तो इनके बीच में होगा आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन है। ठीक है, वो क्या होगा तुम्हारे बीच में, आकर्षण। ठीक है, आकर्षण। बात समझ में आ रही है, प्रतिकर्षण या आकर्षण। मतलब ये एक तरह से नेचर लॉ भी है कि अगर एक जैसे होते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, अलग अलग होते हैं तो आकर्षण होते हैं। अब हम पहले ही पढ़ते आ रहे हो, क्या है तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट मींस ये चार्ज आपके चलने नहीं। तो चार्ज की कंडीशन है, जो चार्ल्स डी कूलाम आए उन्होंने एक अपना लॉ दिया। लॉ क्या दिया कि अगर दो बिंदु आवेश है, इट मींस दो आवेश हैं और वे रखे हुए हैं, एक Q1 आवेश है एक Q2 आवेश है, ये रखे हुए हैं, एक जगह स्टेबल है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, r। तो इन दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। मतलब दोनों एक जैसे तो प्रतिकर्षण, अलग अलग है तो आकर्षण। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, वर्डिंग पे ध्यान देना, इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी, किनके बीच की दूरी, आवेशों की, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दी उन्होंने दो समीकरण। फिर से, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, व उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यो क्या है, तुम्हारा कूलाम का नियम है। फिर से, कूलाम के नियम अनुसार क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, वह उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। अब समीकरण 1 व 2 ले लो। तो समीकरण 1 तथा 2, भाई 1 व 2 को मैच कर, जब F इक्वल टू ये है, F समानुपाती है, तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R²। हम ये लिख सकते हैं। अब फिजिक्स का रूल है, फिजिक्स का क्या रूल है, फिजिक्स का ये रूल है कि अगर हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। इट मींस ये जो है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R², ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब अगर हम यहाँ समानुपाती का निशान हटाएंगे, देखो F समानुपाती का निशान हटा क्या लगाएंगे, बराबर का निशान, तो यहाँ एक कांस्टेंट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट है वो यहाँ पे 1/4πε0, और ये Q1 और Q2 अपॉन में R² एज इट इज। ये हमारे पास बन गया बल का फॉर्मूला। ये क्या है, हमारा कूलाम का नियम है, प्योर कूलाम का। ठीक है, वेयर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है तो वेयर लिख देंगे, वेयर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ फिक्स है भैया। 1/4πε0 ये क्या है तुम्हारा 9 × 10⁹। अब जाहिर सी बात है, जो बंदा नया आता है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, कुछ कूलाम के नियम की लिमिटेशन है जो तुम्हारे से टीचर आराम से पूछ लेते हैं, वाइवा में पूछ लेंगे, प्रैक्टिकल में क्या पूछेंगे कि कूलाम का नियम कब लगता है। तो कूलाम का नियम फिक्स चार्ज के लिए लगता है, स्थिर चार्ज के लिए लगता है, स्थिर आवेश के लिए। चलते हुए आवेश के लिए लगने का, किसके लिए लगेगा, स्थिर आवेश के लिए लगेगा। दूसरा, इसके जो बीच की डिस्टेंस है ना, बीच की डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। अब ये क्यों, ऐसा क्यों है, सुनो। अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम की रहेगी तो आपको आपने पढ़ रखा, जो नाभिक है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या कोटि होती है 1 फर्मी। और 1 फर्मी का मतलब कितना होता था, 1 फर्मी को ही हम क्या बोलते हैं, 10⁻⁻15 मीटर बोलते हैं।
फिर इनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगने का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नहीं लगने का, इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विद्युत बल भी बोलते हैं। इसे कूलाम के नियम को क्या बोलते हैं? विद्युत बल भी बोलते हैं। फिर विद्युत बल नहीं लगने का, अगर इनके बीच की दूरी कितने भी 10⁻⁻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 ⁻
जाएगा। जबकि मैंने तुम्हें बताया था 4 प्रकार के फोर्स है, नाभिक का बल है और सबसे शक्तिशाली कौन होता है, नाभिकीय बल। तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कूलाम का नियम ना लग के क्या लग जाएगा, नाभिकीय बल लग जाएगा। इसलिए 10⁻⁻⁻⁻⁻ मीटर से ऊपर की क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, जो कम से कम इनकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर कम रखोगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे नाभिकीय बल लग जाएगा। फिर कूलाम का नियम नहीं लगने का, विद्युत बल नहीं लगने का, नाभिकीय बल लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो कूलाम का नियम विफल हो जाएगा वहां पे। आगे बात समझ में। अब बात आती है, सर जी ये क्या है, 1/4πε0, नई चीज आई, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पेपर में सबसे ज्यादा पूछा गया हुआ है ये क्या, कि ये बनाया जो आपने, सर ये क्या है, एप्सिलॉन नोट। इसका नाम है एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन बोलना है सर, एप्सिलॉन, हिंदी में एप्सिलॉन नोट। वैसे नाम इसका क्या है, निर्वात की विद्युत शीलता, नाम है इसका निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इंग्लिश में नाम होता है इसका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। नाम बोल लेंगे एप्सिलॉन नोट। क्या, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट। जैसे ई होता है ना, ई को ऐसे लिख दे बस और इसके नीचे 0 लगा दे, एप्सिलॉन नोट बोल दो, एप्सिलॉन 0 बोल दो, एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन 0, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इंग्लिश में नाम है उसका। अब बात आती है इसका मान कितना होता है, वैल्यू। तो जो इसका मान है वो फिक्स है एप्सिलॉन नोट का, वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितना होता है, 8.85 10⁻⁻12। अब मैं मात्रक लिखूंगा, जब लोग मात्रक नहीं पता होने का तो कैसे लिख दूंगा इसका मात्रक। तो मात्रक निकालने की ट्रिक बताता हूँ। देखो, अगर यूनिट निकालने इसकी, मात्रक निकालना, तो देखेंगे बेटे, मात्रक निकालना कहां से आया, यहाँ से ही तो आया। इस फॉर्मूले पे जाओ, F = 1/4π एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R²। हमें किसका मात्रक निकालना, हमें वैल्यू और मात्रक निकालना है एप्सिलॉन नोट का। एप्सिलॉन नोट को इधर ले जाओ और F को ले जाओ इधर। बात आ रही, बात समझ में। एप्सिलॉन नोट को इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, गुना में, तो मैं इसे इधर ही ले जा रहा। तो एप्सिलॉन नोट जब इधर जाएगा तो एप्सिलॉन नोट = 1/4π इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R²। देखिए समझ में आ रहा क्या। अब इसका मात्रक निकाल लो, इसका मात्रक निकालना। जब मात्रक निकाल लेंगे तो देखो 1/1 का तो कोई मात्रक नहीं होता, Q1 का मात्रक कूलाम, Q2 का मात्रक कूलाम, तो C इंटू C। भाई कूलाम को किससे प्रेजेंट करते थे, C से। Q1 का मात्रक कूलाम, Q2 का मात्रक भी कूलाम, बटे 4π कांस्टेंट। F क्या है, बल, फोर्स का मात्रक कितना होता है, यूनिट, न्यूटन। R क्या है, हमारी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की क्या होता है, मीटर, और स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर। इट मींस इसका जो यूनिट आ गई वो आ गई कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट की जो यूनिट आई वो आई कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे यहाँ लिखते हैं कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत ज्यादा पूछने को आ गए इसका मात्रक यूनिट पूछने को बहुत ज्यादा है कि एप्सिलॉन नोट की यूनिट क्या होती है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। अगर आपके डायमेंशन विमा सूत्र निकाल लेते हैं आराम से निकाल देगा आप। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसकी विमीय सूत्र, विमा। अब विमा देखो जी, विमा क्या होती है, विमा भी यहाँ से निकलेगी इसी फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है आपके पास, एप्सिलॉन नोट = 1/4π F बटे में चला गया Q1 Q2 अपॉन में R²। अब आपको पता 1 की कोई डायमेंशन नहीं होती, विमा सूत्र नहीं होता। Q1 की क्या हो गया, Q की 80, Q = IT से Q की कितनी होती है 80, Q1 की भी कितनी होगी 80, Q2 की भी कितनी होगी 80 अपॉन में 4π इज ए कांस्टेंट, F की MLT-2 MLT-2 सही है। R की कितनी लेंथ है, लेंथ की कितनी होगी L, L का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो L2। इन्हें सब कहां ले जाएंगे ऊपर,
तो देखो m जब ऊपर जाएगा तो m माइनस के 1, 2 l ये रहा, 1 l ये रहा, l3, l ऊपर जाएगा तो l माइनस 3, t 2 ऊपर जाएंगे तो क्या बनेंगे प्लस के t2, और 2t ये तो कितने बनेंगे t4, और a अरे 2 यानी कि 8। ये आ गया इसका विनय सूत्र। बस इससे ज्यादा इसके बारे में और कोई चर्चा है नहीं एप्सिलॉन नॉट की। फिर से मैं बता रहा, कूलाम के नियम के बाद तुम्हारे पास जो आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या निकालना, 1 को आप जानते हो, q1 q2 भी आप जानते हो, 4 को भी जानते हो, पाई को भी जानते हो, r को भी जानते हो, एप्सिलॉन नॉट को नहीं जानना है। एप्सिलॉन नॉट को जानने के लिए क्या करना पड़ा आपको, इसी के बारे में चर्चा करना है। इसका जो मान है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट यानी कि मात्रक की बात करें तो मात्रक कहां से निकले भाई, जहां से आया वहीं से तो जाएंगे हम। इस यहाँ फॉर्मूले में आया तो इसको इधर ले जाओ और इसको अपॉन में ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट को बाहर लेंगे, बटे में बचा हमारे पास यहाँ q1 q2 कितना हो गया कूलम इनटू कूलम, अपॉन में 4 पाई का कुछ नहीं होता है, f का क्या हो गया न्यूटन, r का क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, इट मींस कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर आते हैं हमारे विभव सूत्र की, विभव सूत्र भी इस फॉर्मूले से निकलना, q का कितना होता है 80, q2 का कितना होता है 80, f का mL/2, r का L2, 4 पाई का नहीं होता, 4 पाई कांस्टेंट है। फिर हमारे पास जब ये ऊपर जाएंगे तो m बनेगा -1, L2 और 1 3 यानी कि L-3, और T2 ऊपर, 2 नीचे वाले जाएंगे तो T4 और ये 2। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन आ गई। कर लो नोट इसके एप्सिलॉन नोट को कंप्लीट। देखो कूलाम के नियम का सदिश रूप देखो। अब तुमने देखा था कूलाम का नियम जो था वो ये था F = 1/4 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो q1 अगर हम बात करें q1 इधर था, q2 इधर था, हम ये मान के चल रहे थे q1 है वो जो लगा रहा बल वो लगा रहा 1 2। इसका मतलब क्या है कि जो पहला चार्ज है वो दूसरे पे फोर्स लगा रहा, F12 का मतलब है पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा, और F21 का मतलब ये है कि दूसरा पहले पे लगा रहा। प्लस प्लस के तो एक दूसरे को दूर भेज रहे होंगे, ये इधर को भेज रहा होगा। ठीक है, और सदिश, सदिश का मतलब इस पे वेक्टर लगने, बल कैसी राशि है, फोर्स कैसी राशि है, सदिश, तो इस पे क्या लगा देंगे हम वेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं F12 के लिए, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जू का तो लिखो q1 q2 अपॉन r स्क्वायर जू का तो। सही है, हम निकाल रहे हैं F12 के लिए, तो F कैसी राशि है, सदिश, तो इस पे लगा दो वेक्टर। ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई वेक्टर नहीं लगेगा। q1 q2 क्या है, अदिश राशि है, तो इसमें वेक्टर नहीं लगेगा, r स्क्वायर जू का तो। अब यहाँ बात समझना, जो सदिश राशि होती है तो सदिश राशि में एक एकांक वेक्टर जुड़ता है। क्या जुड़ता है, एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा a कैप इक्वल टू होता था वो वेक्टर अपॉन में उसका मोड। इट मींस हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे a वेक्टर अपॉन में मोड से कट जाता था यानी कि a। ठीक है, तो यहाँ पर q1 q2 कैसी राशि है, अदिश राशि है। और अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाए यानी कि विस्थापन के रूप में चेंज हो जाए तो क्या बन सकता है, r कैप बन सकता है। तो बस यहाँ लगा देते हैं हम r कैप, और ये बन जाएगा इसका सदिश रूप। और यहाँ 1 2 लग रहा तो 1 2 लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा रूप और ये हो सकता है अगर F12 की बात करूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। देख जो कर दूंगा यहाँ तक, तो ध्यान देना यहाँ पे r कैप का मान 1 होगा, तो एक यहाँ पे एग्जिस्टेंस कर रहा है, यहाँ पे एक तो हमेशा होगा, तो r कैप 1 2 लगा दिया। और r कैप का मतलब जब देखो ये बना है ऐसे, r कैप का मतलब होगा वेक्टर r अपॉन में r। सही है, जो कर दो, और इसका मतलब यही है कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, r वेक्टर अपॉन में उसका अपॉन में r स्क्वायर इंटू r कितना बन जाएगा, r की क्यूब, और ये बन गया बस तुम्हारा r। और यहाँ 1 2 लग रहा तो यहाँ लगा देते हैं 1 2। बस इतना याद रखना, वहां हमेशा पूछने को आता है कि सदिश रूप होता क्या है, कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, 1 2 है तो 1 2 का कैप लगना, कैप की जगह r12 भी लग सकता है, ये वाली चीज। ठीक है, अगर F21 की बात करूं मैं, अगर F21 की बात करूं तो देखो F21 का मतलब क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, और इनटू में क्या लग जाएगा r कैप, और 2 1 है तो 2 1, बस ये बन
बन गया फॉर्मूला। और दूसरा क्या बन सकता है, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर है। R कैप का मतलब क्या हो जाएगा, वो वेक्टर अपॉन में उसका मोड बनेगा तो क्या बनेगा 3, और यहाँ 21 है तो 21। ठीक है, बस इतना प्रूफ याद रखना और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब यहां तक तो होगी तुम्हारी निर्वात की बात चल रही थी, निर्वात की। फिर इसके बाद चलता है तुम्हारा परावैद्युतांक, कि परावैद्युतांक होता क्या है। सुनो, माध्यम का परावैद्युतांक बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें। माध्यम का परावैद्युतांक, और माध्यम के परावैद्युतांक को बोलते हैं के। मतलब किसी कहीं ना कहीं माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा, किसी न किसी माध्यम का तो होगा। जैसे एयर और वायु का क्या होता है, एयर और वैक्यूम का होता है 1। अब ये होता क्या है उसको समझेंगे पहले। देखो, के का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, अब एप्सिलॉन नॉट तो आपने देखा निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन का मतलब होता है माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। और ये होती है निर्वात, निर्वात की विद्युतशीलता। बस इतना अंतर है कि K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन क्या है हमारा, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। परिभाषा कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है, आप खुद बनाओगे। माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में क्या होगा, द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस। ठीक है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात है, चाहे आप इंग्लिश में लिख लो चाहे आप हिंदी में लिख लो। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं इसके मात्रक की, यानी कि यूनिट की, तो देखो मात्रक भाई साहब, इसका माध्यम की जो विद्युतशीलता है, इसका मात्रक अभी क्या निकलना था हमने, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो इसका मात्रक होगा वो इसका मात्रक होगा, तो मात्रक से मात्रक कैंसिल हो गया, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, चाहे आप लिख के देख लो, के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का कितना होगा, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपॉन में इनटू में इसका कितना आएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो पूरे के पूरे सेम कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा इसका 1, यानी कि 0। इसका कोई मात्रक नहीं होता। जब मात्रक नहीं होता तो विमा सूत्र भी नहीं होने का, तो विमा भी नहीं होती इसकी। ठीक है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, नो, कोई नहीं होता, कोई मात्रक तथा विमा नहीं होती है। पूछे हैं एग्जाम में, पूछ रहे हैं आपसे वाइवा में, प्रैक्टिकल में, कि के है जो माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है आपका मीडियम का, उसका कोई मात्रा के विभिन्न सूत्र होती है, कोई यूनिट डायमेंशन होती है, नहीं, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं होता इसका। आगे बात समझ में, बस कुछ वैल्यू फिक्स होती है। अब वैल्यू क्या फिक्स होती है उसको समझ लो। देखो, पहली चीज होती है हमारे पास एयर, यानी कि वायु या निर्वात, और दूसरा चालक, और तीसरा अचालक। इनके बारे में सुनना बस। जो वायु निर्वात के लिए के का मान जो होता है ना, के का मान वो होता है 1 मान हुआ है, इसका कितना हुआ है 1। चालक के लिए के का मान होता है इनफाइनाइट, अनंत। कितना होता है, अनंत। और अचालक के लिए 1 से अधिक, 1 से अधिक, 1 से अधिक, कुछ भी हो सकता है, 1 से अधिक होगा। अच्छा, एक नोट पॉइंट है, और नोट पॉइंट क्या है कि के का मान 0 या माइनस यानी कि निगेटिव में नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, के का मान 0 या निगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होने का। उसमें एमसीक्यूज में पूछा हुआ है यूपी बोर्ड में क्या, कि
निम्न में से के का मान नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको ऑप्शन दूं 6 माइनस के 6 इनफाइनाइट और 1, क्या नहीं हो सकता? माइनस के 6। माइनस के 6 ऑप्शन आया हुआ था। निम्न में से के का मान क्या नहीं हो सकता? तो के का मान क्या नहीं हो सकता? 0 या नेगेटिव में नहीं हो सकता, बाकी एक से अपर कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में? इसको नोट कर लो बस। अब गुलाम के सदिश में और इसको बराबर देखो, नोट क्या है समझो। आपको पता है जो अगर कोई माध्यम दो आवेश का सिस्टम किसमें रखा हुआ? वायु में रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ? वायु में। तो हम ये मान के चल रहे हैं अगर वायु में सिस्टम रखा हुआ है तो बल कितना होगा? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। सेम रहेगा नहीं रहेगा? समीकरण नंबर फर्स्ट। अगर वायु में है, वायु या निर्वात में है। लेकिन अगर मैं मान लूं कि इस पूरे सिस्टम को किसी माध्यम में रख दिया गया और माध्यम का परावैल्यता कितना है उसका? हमारा K। आ रही बात समझ में? मतलब कहने का ये है यदि पूरा निकाय होता है सिस्टम, पूरा निकाय परावैल्यतांक के में रख दिया जाए तो पूरा निकाय यानी जो पूरा सिस्टम है ना, जो भी पूरा सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि ये थे कि एक चार्ज है Q1 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है और यहाँ पे क्या रखा हुआ? Q2 चार्ज। ये पूरा सिस्टम वायु में रखा हुआ तो K का मान 1 होगा। K का मान कितना होगा? 1। तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा निकाय, पूरा का पूरा सिस्टम किस में रख दिया? परावैल्यतांक माध्यम में रख दिया, किसी माध्यम में रख दिया जिसका परावैल्यतांक कितना है? K है, रख दिया। तो नया बल, तो बल अब जो बल होगा ना उसे मैंने क्या मान लिया? F डैश। कितना मान लिया? F डैश। और वो क्या फर्क पड़ेगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब फर्क जो पड़ेगा वो फर्क पड़ेगा इस K का। ध्यान देना, जो फर्क पड़ेगा इस K का पड़ेगा। अलग से लिख देता हूं, देखो इस K का, क्योंकि जो K होता है ना परावैल्यतांक जो माध्यम होता है उसे भरने पर बल का मान कम हो जाता है या पूर्ण में आता है। अगर तुम यहाँ K अगर पहले भी लगाता ना तो यहाँ K का मान कितना हो जाता? 1। इसलिए मैंने K यहाँ लगाया था। K यहाँ भी लिखता तो K का मान कितना हो जाता? 1। और तो 1 मैंने नहीं लिखा, और अगर परावैल्यतांक में रख दो तो क्या बन जाएगा? K लिखा जाएगा, क्योंकि K का मान कुछ भी हो सकता है। भाई एक से अधिक तो होगा, जाहिर सी बात है एक से अधिक तो होगा। अगर एक होता तो वायु निर्वात के लिए पहले लिख दिया। अब क्या हो सकता है? कोई भी माध्यम हो सकता है, चालक हो सकता है, चालक हो सकता है, अर्धचालक हो सकता है। एक से अधिक याद आएगा तो उसे क्या लिखना पड़ेगा? फिर यहाँ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान देना बेटे, समीकरण 1 व 2 से अगर दोनों की कंपेयर करूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ध्यान दो ये जो पोर्शन है, देखो ये वाला पोर्शन जो है ये किसकी वैल्यू है? देखियो F की वैल्यू है नहीं है। तो अगर मैं इसे लिखूं कि F डैश इक्वल टू F और अपॉन में देखियो, ठीक है क्या? इट मीन्स ये प्रूफ हो जाता है कि अगर कोई परावैल्यतांक माध्यम रख दी जाए तो पहले बल का क्या हो जाता है? 1/K टाइम्स रह जाता है। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या F इक्वल टू F डैश इंटू में K। देखियो ठीक है क्या? या K इक्वल टू F अपॉन में F डैश। देखो ठीक है क्या बेटे? सही है भाई। F डैश इक्वल टू F अपॉन में क्या? देखो वायु निर्वात के लिए रखा था जो तो था K का मान 1 हो गया था, लेकिन किसी परावैल्यतांक माध्यम में रखा तो क्या आया? K आ गया। दोनों की तुलना करेंगे तो ये वैल्यू किसकी, सॉरी ये वाली वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? ये है F की वैल्यू। किसकी वैल्यू? F की। तो F डैश जो का तो ये टोटल जो मार्कर के अंदर है किसकी वैल्यू है? F की। और अपॉन में K H D। तो F डैश इक्वल टू F अपॉन में K, या F को यही छोड़ दो, K को उधर ले जाओ, तो F बराबर F डैश इंटू K और K बराबर F अपॉन में F डैश। वेयर जहां पर जो F है वो क्या है? वायु में बल है, वायु या निर्वात में बल, वायु या निर्वात में बल। और F डैश क्या है? माध्यम में बल, माध्यम में
आगे क्या बात समझ में, वायु या माध्यम में बल। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसी रूप से, इसी फॉर्मूले पर आधारित एक न्यूमेरिकल लिखता हूं, देखो। नोट है किसी वायु निकाय में रखे आवेशों पर 10 न्यूटन का बल लगता है। अब इस निकाय को परावैद्युतांक के बराबर 2 में रख दिया जाए तो नया बल कितना होगा। तो नया बल पूछ रहा हूं कितना होगा, समझो। किसी वायु निकाय में रखे आवेशों पर 10 न्यूटन का बल है, नहीं, ये वायु में रखे, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन करेंगे हम। वो कह रहा वायु में रखे हुए का, तो वायु में रखे हुआ क्या होता है, एफ कितना दे रखा, 10 न्यूटन। फिर कहा उसने अब यदि इस निकाय को परावैद्युतांक के बराबर 2 में रख दिया है, तो के का मान कितना हो गया हमारे पास, 2, और के का कोई मात्रक तो होता नहीं है। ठीक है, के बराबर 2 तो रख दिया, तो नया बल कितना होगा, नया बल क्या होता है हमारा, एफ डैश। क्या निकालना आपको, एफ डैश आपको निकालना है। तो एफ डैश का फॉर्मूला क्या है, एफ डैश बराबर एफ अपॉन में के। तो आप क्या निकाल दोगे, एफ डैश इक्वल टू एफ अपॉन में के। एफ की वैल्यू कितनी है, 10, के की वैल्यू 2, कितना आ गया, 5 न्यूटन। तो नया बल कितना आया, 5 न्यूटन, और पहले से क्या हो गया, कम हो गया। पहले से बल क्या हो गया, कम। अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं कि परावैद्युतांक भरने पर बल कम हो जाता है, और कितने गुना कम हो जाएगा, 1/k गुना कम हो जाता है। ठीक है, अब इसे नोट कर लो, क्वेश्चन